की आत्मा ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है। అందరికీ నమస్కారం అండి। रैलियों का दौर, नारों का शोर 1.5 महीने तक ऐसे ही चलेगा। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीति की रेल ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर से दक्षिण तक वोटरों को साधने की कवायद बढ़ गई है, जिसकी तस्दीक ये 2 तस्वीरें कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने ताकत दिखाई। तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई। रैली में टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल थे। तो मुंबई में इंडिया अलायंस के दिग्गज एक मंच पर मौजूद रहे। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली हुई, तो आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली बड़ी रैली हुई। चुनाव तारीखों के ऐलान होने के बाद पहली रैली में प्रधानमंत्री क्या बोले, वो सुनिए। हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ये लगातार दूसरा दिन था जब पीएम मोदी दक्षिण के सियासी दुर्ग को साधने पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। टीडीपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 6 सीटों पर मैदान में होगी। जनसेना पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटों में बीजेपी 10 सीटों पर, टीडीपी 144 और जनसेना पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में हुई रैली को एनडीए के लिए बूस्टर माना जा रहा है। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और कर्नाटक में चुनावी रैलियां की थीं। ये तीनों वो राज्य हैं जिनमें बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून तक वोटिंग होगी। 7 फेज में इलेक्शन होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। यानी पहले फेज की वोटिंग से नतीजों तक करीब 47 दिन का प्रोसेस है। विपक्ष को इसी पर एतराज है। But this is 7 means nearly all development work will be stopped, and stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress. According to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. अंग्रेजों से आजादी के बाद पहले चुनाव की प्रक्रिया 4 महीने तक चली थी। उसके बाद ये दूसरा मौका है जब 1.5 महीने तक देश में चुनावी दौर रहेगा। लेकिन विपक्ष को 7 चरणों में चुनाव को लेकर टेंशन है। वैसे ये पहली बार नहीं जब 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 2024 की तरह 2019 का लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में हुआ था। मार्च 2019 को चुनावी तिथियों का ऐलान किया था। उस समय सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 2019 में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 11 अप्रैल से हुई थी, जो 7 चरणों में 19 मई को खत्म हुई थी। 23 मई 2019 को चुनाव के नतीजे आए थे। 2014 में लोकसभा चुनाव ने इतिहास बना दिया था। कुल 9 चरणों में चुनाव हुए थे। 7 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ था, जिसमें सिर्फ 2 राज्यों में वोटिंग हुई थी। 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल और फिर 5वें फेज की वोटिंग हुई थी। 12 मई को आखिरी फेज में 3 राज्यों में वोटिंग हुई थी। चुनाव के नतीजे 16 मई को आए थे। यानी ये पहला मौका नहीं है जब कई चरणों में चुनाव हो रहा है। तो फिर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? टीएमसी की दलील सुनिए। हम लोग तो बोल चुके हैं कि अगर 1 फेज या 2 फेज में इलेक्शन हो तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बात को कौन सुने?
नहीं सुना। टीएमसी का तर्क है कि ज्यादा फेज में चुनाव होने से वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? 7 फेज में चुनाव के विरोध के पीछे सियासत है या फिर वाकई विपक्ष की टेंशन वाला मामला है? जिन राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, उनमें देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। तीनों राज्यों को मिला दें तो लोकसभा की कुल 162 सीटें होती हैं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता देश के इन 3 बड़े राज्यों से होकर ही जाता है। बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए ये तीनों राज्य बेहद अहम हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार तो विपक्ष की सियासी उम्मीदों का रास्ता भी इन्हीं 162 सीटों से होकर जाता है। ऐसे में सबके अपने नफा नुकसान हैं। मसलन क्या लंबी चुनावी प्रक्रिया से विपक्ष की मुश्किलें बढ़ेंगी? 7 चरणों में चुनाव से क्या नतीजों पर असर पड़ सकता है? 7 फेज में चुनाव से किसे फायदा हो सकता है? सवाल ये भी उठता है कि 7 चरणों में चुनाव होना क्या बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के लिए मुफीद है? तो क्या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है? पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे और एग्जैक्टली ये 14 में भी करीब करीब यही था। एक तो वोटर बहुत बढ़ गया है। अब आप सोचिए कि इसी बार कितना हो गया, 97 करोड़ वोटर करीब होने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, दूसरा चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वोटर को परेशानी नहीं हो, किसी तरह की वायलेंस नहीं हो, कानून व्यवस्था सामान्य रहे, इसलिए वो छोटे छोटे ये 7 चरण में होता है। जानकार मानते हैं कि असर तो होता है, लिहाजा सबसे पहले देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की बात करते हैं। यूपी में बीजेपी 80 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। ऐसे में लंबे चुनाव से क्या असर पड़ सकता है, ये समझते हैं। यूपी में 7 फेज में चुनाव होंगे। चुनाव प्रचार के लिए अच्छा खासा समय होगा। हर फेज के बीच 6 से 7 दिन का समय है। अगले चरण की सीटों पर सियासी माहौल बनाने का पूरा वक्त होगा। हर फेज में पीएम मोदी और सीएम योगी की रैलियां हो सकती हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी जब चुनावी रण में उतरेंगे तो सियासी माहौल में भी तब्दीली देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट वाराणसी में आखिरी फेज में 1 जून को वोटिंग होगी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कैंपेनिंग का पूरा वक्त होगा। विपक्ष को इसी पर एतराज है। बंगाल तो तैयार है। ममता बनर्जी सिर्फ चुनाव का पहले नहीं जाते कहाँ पर, जैसे कि प्रधानमंत्री है वो सीजनल बाट के तरफ चुनाव का पहले उनको आदमी देख सकता है, उनको फॉल्स प्रॉमिस लेके कहीं पे पहुंचता है। ममता बनर्जी 365 दिन आम आदमी के बीच में रहते हुए काम करते हैं। ममता बनर्जी भी कई बार 1 फेज में चुनाव करवाने की मांग कर चुकी हैं। वैसे 2019 में भी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए 7 फेज में ही चुनाव हुए थे और इस बार भी ऐसा ही होगा। 20 अप्रैल को पहले फेज में 3 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को भी 3 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को 4, 13 मई को 8, 20 मई को 7 और 25 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा, जबकि आखिरी दौर में 9 सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए 1 फेज से दूसरे चरण तक प्रचार करने का पूरा मौका होगा। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के दिग्गजों की कई रैलियां होंगी। लेकिन क्या इससे वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ सकता है? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट से इसे समझा जा सकता है। इसके मुताबिक देश भर में 36% वोटर पहले से तय कर लेते हैं कि किसे वोट देना है। 12% वोटर कैंडिडेट के ऐलान होने के बाद फैसला लेते हैं। 18% वोटर चुनाव प्रचार के दौरान अपना रुख तय करते हैं, जबकि 25 से 30% वोटर वोटिंग के दिन या उससे 1 दिन पहले ये तय करते हैं कि किसे वोट देंगे। किसी भी नतीजे को बदलने के लिए यही वोटर सबसे अहम माने जाते हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियां लेट वोटर पर ही फोकस करती हैं। खासतौर से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में यही 25 से 30% लेट वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं, जिन्हें चुनाव के दौरान उठने वाले मुद्दों से साधा जा सकता है।
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल के साथ ही मेघालय, असम और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही हैं। बंगाल में 7 फेज में चुनाव होने से ममता बनर्जी का ज्यादा वक्त अपने राज्य में ही बीतेगा। बाकी राज्यों में प्रचार का उतना वक्त नहीं मिल पाएगा। इसलिए दीदी की पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने में भी देर नहीं की। देखिए, हमारा मांग था एक फेज में चुनाव हो, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन को बीजेपी अपना पॉकेट में ले लिया। पहले सिंस इंडिपेंडेंस ऐसा देश का आदमी कभी नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। ये हमारा डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा दुख की बात है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने भी उसे क्लियर करने में देर नहीं की। 7 फेज में चुनाव कराए जाने की वजह भी बताई। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज्यादा हैं, इसलिए वो 7 में है। चुनाव आयोग तर्क देता है कि ज्यादा चरणों में चुनाव होने से तैयारियों के लिए पूरा वक्त मिल जाता है। इसे गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि ज्यादा फेज में चुनाव कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को अपर हैंड दे देता है। 2014 और 2019 में बीजेपी की लहर हर फेज में बढ़ती रही। 24 में क्या होगा? क्या 400 प्लस का टारगेट पूरा होगा? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।